नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश सिंह तंवर। चर्चा और संवाद के दौर के अंदर आज मैं मौजूद हूँ आंगनवाड़ी के अंदर। दरअसल कई युवतियाँ ये जानना चाहती थी कि आंगनवाड़ी महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र के अंदर कौन कौन से ऐसे पद होते हैं जिनके अंदर उनका चयन हो सकता है, किस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने लोकल लेवल पर अपने वार्ड के अंदर ही काम करते हैं। क्या क्या उनके कार्य होते हैं, क्या चुनौती रहती है, कितना वेतन मिलता है, इन्हीं सारी चर्चाओं के ऊपर, प्रश्नों के ऊपर आज का हमने ये इंटरव्यू सेशन तैयार किया है, जहाँ पे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करती है। हमारे साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वार्ड 22 से मौजूद है कुसुम मैडम, हम उनसे जानते हैं। कुसुम मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका भी। मैं वार्ड नंबर 22 की कार्यकर्ता उज्जैन जिला नागदा से बात कर रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये था कि कई युवतियाँ ये जानना चाहती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का चयन कैसे होता है। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका चयन हुआ था तो वो किस आधार पर हुआ था और कैसे हुआ था? जी, मेरा चयन है ना, वार्ड मतलब वैकेंसी निकली थी आंगनवाड़ी की, पद रिक्ता, उसके अनुसार वैकेंसी निकली थी, तो मेरा मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ था। मेरिट बेस में उन्होंने ये देखा था, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए कई नियम होते हैं, उसमें जैसे उनको पहले प्रायोरिटी रहती है, जैसे जाति के आधार पर कुछ परित्यक्ता महिला होती है, कुछ विधवा होती है, उनके आधार पर उनको पहले प्रायोरिटी रहती है इसमें, उसके बाद अन्य लोगों का। तो मेरिट बेस पे होता है, उसमें ये सारी चीज़ें लागू होती है। जाति के आधार पर परित्यक्ता, विधवा, इनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। जब आप बढ़ते हुए होंगे, जब वो और आज का समय के अंदर काफ़ी परिवर्तन हो गया होगा, तो अब अगर भर्ती होती है तो वो किस आधार पर भर्ती होगी? अब भर्ती तो शिक्षा के आधार पर होगी, क्योंकि जैसे पूर्व में जो भी कार्यकर्ता हुई वो ज़्यादा मतलब उनका एजुकेशन कम था, 5th लेवल पे हुई थी, 12th लेवल पर, लेकिन आज के परिवेश में सभी पढ़े लिखे शिक्षित है। तो अभी तो हमारे विभाग में ना सब ग्रेजुएट है, और इसी आधार पर मतलब इसमें बेसिक 12th माना गया कार्यकर्ताओं के लिए, और सहायिकाओं के लिए 5th माना गया इसमें। एक आंगनवाड़ी के अंदर और आपके सहयोग के लिए कौन कौन होते हैं? मेरे सहयोग के लिए मेरी मतलब आंगनवाड़ी में एक मेरी हेल्पर होती है सहायिका, उनकी नियुक्ति होती है, हम दोनों मिलके केंद्र का संचालन करते हैं। कई बार आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी का जिक्र होता है, दोनों के अंदर क्या बेसिक फर्क रहता है? मिनी आंगनवाड़ी वो आंगनवाड़ी होती है जिनके पास जनसंख्या हम लोगों से कम होती है। जैसे हमारे पास एक आंगनवाड़ी पे 1000 की जनसंख्या होती है, उनके पास जनसंख्या कम होती है, तो उनका जो काम है वो भी लिमिट होता है। तो उनमें जो हेल्पर का काम है और कार्यकर्ता का काम वो एक ही व्यक्ति पे होता है, इसलिए उसको मिनी आंगनवाड़ी कहा जाता है। दोनों कार्य एक ही व्यक्ति करता है। कई बार देखा जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कभी कोविड काल के अंदर काम करते हैं, तो कभी मतदान के अंदर काम करते हैं। तो बेसिकली जानना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन कौन से कार्य करने हैं? भैया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ऐसा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कोई कार्य निश्चित नहीं है, हर विभाग उनसे कार्य लेता है। हमारे विभाग के अलावा भी हम अन्य विभागों के कार्य भी करते हैं, मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग सरकार नहीं लेती, क्योंकि आजकल जो कार्यकर्ता है बेसिक अपने क्षेत्र में रहती है, वो सभी से परिचित होती है, उनको हर घर के बारे में जानकारी होती है। तो सरकार को जो बेसिक जानकारी है वो कार्यकर्ता के अलावा कोई विभाग नहीं दे पाता, इसलिए अधिक से अधिक सरकार हमारे विभाग से सहयोग लेकर अपने कार्य करती है। और कार्यकर्ताओं की ये अच्छा रहता है कि वो सरकार को सटीक और सही जानकारी देती है। कोविड में भी हम लोगों ने बहुत सहयोग करा, BLO के रूप में भी हम लोग कार्य करते हैं। जैसे अभी मतदान हुआ, हम लोग खुद BLO हैं, हम हर घर से अधिक मतदान कराने में भी हम सरकार का सहयोग करते हैं। हर घर से मतलब पहले वोटर ID बहुत कम होते थे, आपने भी देखा होगा, अब कितना अधिक मतलब अपने एरिया में जो 18 वर्ष का हुआ हम तुरंत उसका फॉर्म भर देते हैं, तो उसका परसेंटेज भी बहुत बढ़ गया है। तो कार्यकर्ता बहुत काम करती है। नगर पालिका से जो योजनाएं संचालित होती है, समग्र ID है, जैसे अभी लाडली बहना योजना चली, तो कार्यकर्ताओं ने उसमें बहुत सहयोग करा सरकार ने। BLO के रूप में कोई अलग से मानदेय वगैरह है? हाँ, BLO के रूप में हमें 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन विडम्बना ये है कि वो समय पे हमें नहीं मिलता है। बस वही है कि कार्य तो लिया जाता है हमसे समय पर, लेकिन जो वेतन है हमारा वो समय पर नहीं दिया जाता। मुख्यतः कौन सी योजनाएं जो रहती है जो आंगनवाड़ी विभाग के खाते के अंदर आती है? आंगनवाड़ी में महिलाओं से संबंधित है, जैसे कि आंगनवाड़ी के कार्य आप पूछना चाह रहे हैं। आंगनवाड़ी का कार्य, जैसे महिला गर्भवती होती है तब से लेकर जब तक वृद्ध हो जाते तब तक सारे कार्य हम लोग मतलब जन्म से लेकर जन्म पंजी, विवाह पंजी, मृत्यु पंजी,
ये मतलब आंगनवाड़ी में दर्ज रहता है। तो हमारा तो टोटल काम हुआ, जैसे महिला गर्भवती हुई, हमें पता चला, हम सबसे पहले उसका पंजीयन करते हैं, फिर जो भी उसको लाभ देना है, हमारे तक बात आ गई कि ये महिला प्रेग्नेंट है, तब से वो हमारी निगरानी में रहती है। वो महिला, उसको टीकाकरण कराना, प्रसव के पूर्व जो भी जानकारी देना कि आपको प्रसव के मतलब हॉस्पिटल में कराना है, प्रसव के पूर्व आपको कैसी देखभाल, ये सारी जिम्मेदारी फिर हम लोग उनको बताते हैं, ये हमारी रहती है। इसके लिए हमारे विभाग द्वारा मंगल दिवस आयोजन किया जाता है, जिसमें पहला मंगलवार हम गर्भवती महिलाओं को अपने केंद्र पे बुलाते हैं। वैसे तो टीकाकरण में एनएम उनको समझाती है, पूरी व्यवस्थित जानकारी देते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे विभाग से मंगल दिवस मनाया जाता है। उसमें हम गर्भवती महिलाओं को बुलाते हैं, उनको क्या मतलब जानकारी देना है, उनको आगे क्या करना है, क्या खाना है, कौन सी टेबलेट लेनी है, आयरन, कैल्शियम, उनको प्रसव मतलब हॉस्पिटल में ही करवाना, ये पूरी जानकारी हम महिलाओं को देते हैं। उसके बाद बात आती है धात्री महिलाओं की। प्रेग्नेंट को तो हमने ये बता दिया, फिर वो धात्री हो गई, वो उसका प्रसव हुआ, फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, फिर हमको आगे उनको ये बताना है कि आपको 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना है, अपने बच्चों को समय पे टीके लगवाने हैं, और 6 माह बाद आपको उनको बच्चों को क्या ऊपरी आहार देना, ये भी हम लोग उनको बताते हैं। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, फिर हमारा काम शुरू होता है, फिर हमें उनको बताना है कि भैया इस बच्चे को अब आप क्या क्या दे सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चा जब 6 माह से 3 वर्ष का होता है, फिर हमारे विभाग द्वारा जो THR दिया जाता है, जो उसका उपयोग हम महिलाओं को बताते हैं कि अब आपका बच्चा 6 महीने कंप्लीट हो गया, और ये THR हम गर्भवती से स्टार्ट करते हैं, गर्भवती महिलाओं को भी देते हैं और उसके बाद धात्री माताओं को भी देते हैं। उसके बाद फिर जब ये बच्चे 6 माह से ऊपर के होते हैं तो उन्हें भी THR दिया जाता है। उसके बाद फिर जब बच्चा 3 साल का हो गया, फिर 3 से 6 वर्ष का हमारा प्री एजुकेशन रहता है, शाला पूर्व शिक्षा। फिर वो बच्चा हमारे पास आता है, मतलब गर्भवती से लेके अब बच्चा जब तक प्री स्कूल था, वो बच्चा हमारे पास आया, फिर हम उसको शाला पूर्व शिक्षा देते हैं कि बच्चा स्कूल जाने से पहले की उसकी पूरी तैयारी हम करवाते हैं। बच्चा कैसे खाना खा रहा है, बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी आनी चाहिए स्कूल जाने से पूर्व, तो हम खेल खेल में उसको शिक्षा देते हैं। हमारे विभाग द्वारा जो खिलौने दिए जाते हैं उसका उपयोग करते हैं हम। ये जो चार्ट वगैरह लगे हैं, इनके उपयोग से बच्चों को स्कूल जाने से पूर्व शिक्षा देते। फिर बच्चा 6 वर्ष का हो गया, उसके बाद वो स्कूल जाएगा, फिर हमारा वहाँ से अपना काम ख़त्म। लेकिन फिर भी हमारा एक काम रहता है कि बच्चे को अपनी निगरानी में जो टेबलेट देते हैं आयरन, उसका सेवन, अगर मान लो बच्चा 6 वर्ष का हो गया और फिर वो स्कूल जाने लगे, अगर वो कमज़ोर रहेगा तो वो पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पाएगा, तो हमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयरन की टेबलेट दी जाती है 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए। और 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, जैसे कुपोषित बच्चे हैं हमारे पास, सेम मेम बच्चे होते हैं, हमारी कैटेगरी रहती है, उन बच्चों को भी आयरन का सायरप देते हैं एनएम द्वारा, वो हम वितरित करते हैं। हर मंगलवार शुक्रवार को हमारे केंद्र पे वो दी जाती है। उन बच्चों को हम खुद अपने हाथों से पिलाते हैं उनको। और फिर जो किशोरी बालिका होती है हमारी, किशोरी बालिका पे भी हमें फोकस करना होता है, क्योंकि आगे चल के ये किशोरी बालिका ही माँ बनने वाली है शादी होने के बाद, तो हम मूल जड़ में जाएंगे तो फिर आगे इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो सरकार की ये अच्छी योजना है कि हर चौथा मंगलवार जो किशोरी बालिका का होता है, तो आजकल क्या हर बालिका स्कूल जाती है, तो भी हम उनको बोलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे केंद्र तक आइए, हर मंगलवार शुक्रवार को आप ये आयरन की गोलियां खाइए, क्योंकि आगे चलकर महिलाओं में खून की कमी बहुत हो जाती है। तो उनकी पकड़ हमारे विभाग द्वारा अभी से चालू हो जाती। 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को आंगनवाड़ी भेजना, और जो लोग नहीं भेजते हैं वो बहुत गलती करते हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बोलती है आप उन पर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए ही बोलती है। हमारा कुछ पर्सनली लाभ नहीं है, लेकिन जो हमारे वार्ड के बच्चे अच्छे होंगे, कुपोषण का परसेंटेज भी कम करना है। सरकार का लगातार हमारे ऊपर रहता है दबाव कि आप कुपोषण कम करिए, कुपोषण कम करिए। तो जब जन सहयोग हमारी हेल्प करेगा तभी कुपोषण कम हो सकता है। तो ये जो किशोरी बालिकाएं, जो बालिकाएं स्कूल जाती है, स्कूल से तो उन्हें आयरन मिलती नहीं है, शायद वहाँ पे नहीं दी जाती है, वो हमारे केंद्र के माध्यम से ही दी जाती है। तो स्कूल में की बजाय आप आंगनवाड़ी से लीजिए, वैसे शायद स्कूल में दी जा रही है अब। तो आप लोगों से अपील करते हैं हम लोग भी कि आप लोग है ना, शुरुआत से ही अगर हम बेसिक मजबूत रखेंगे तो आगे चलकर हमारे देश की नींव अच्छी होगी, महिलाएं अच्छी सक्षम हो जाएंगी, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। और
ये कार्य हमारे इसके बाद जो हमारी शासन की योजना है उसका भी लाडली लक्ष्मी योजना है मेन योजना। अभी केंद्र सरकार द्वारा जो मातृत्व योजना चल रही है, मान लीजिए कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो सरकार द्वारा जो 6,000 देते हैं वो योजना का फॉर्म भी हम ही लोग भरते हैं। इसलिए लोगों को, जैसे आपके घर में बहू बेटी प्रेग्नेंट होती है तो तुरंत हमें बताइए, उसको छुपाइए मत। कई लोग 5-5 महीने 6-6 महीने बताते नहीं, वो गलत है। आप जितनी जल्दी हमें बताएंगे उतनी जल्दी हम अपना फॉर्म भर के आगे संस्था को पहुँचाएंगे ऑफिस में। तो ये एक मातृत्व योजना चल रही है और लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है। जैसे कि किसी के 2 बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी, तो वो ऑपरेशन कराएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। और प्रथम बालिका 2008 से ये नई योजना चली थी सरकार ने 2008 से। जैसे पहले किसी महिला को प्रसव हुआ और पहले बार में बेटी हुई तो उसका फॉर्म तो भरना ही भरना है। और जिनके 2 बच्चे उन पे लाडली लक्ष्मी में ऑपरेशन और अपना MP मतलब मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में मैं बता रही हूँ। और उनको आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्तें हैं। और मातृत्व योजना में तो सभी लाभ ले सकते हैं उसमें। 3 नाम बेसिकली एक जैसे लगते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और उषा कार्यकर्ता, तो बेसिकली क्या अंतर होता है इन तीनों? देखिए, जैसे हमारा शहरी क्षेत्र है, शहरी में आशा कार्यकर्ता होती है और उषा गांव में होती है। और जैसे नागदा है, इसमें सिर्फ 4 या 5 होंगे आशा कार्यकर्ता। अब मेरा वार्ड है 22, इसमें आशा कार्यकर्ता नहीं है। तो हम हमारी हेल्पर जो होती है सहायिका, उनसे सहयोग लेके वो टीकाकरण संपन्न करते हैं। और जो आशा कार्यकर्ता है जो नागदा में, वो शायद कुछ एरिया ऐसे होते हैं वहाँ पे रखा गया उनको, तो उनका कार्य, आशा कार्यकर्ता का मेन काम स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। वो टीकाकरण में सहयोग देती है, जो गर्भवती महिला है उनको हॉस्पिटल तक ले जाती हैं और TT ऑपरेशन में सहयोग करती है। उनके लिए उन्हें सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। और हमारा जो बेसिक कार्य है, हमारा कार्य हमारे केंद्र तक है और स्वास्थ्य विभाग में हम लोग भी जाते हैं। हम लोगों का भी कुछ योगदान रहता है उसमें, स्वास्थ्य विभाग कुछ क्या ज़्यादा ही रहता है। हमारे द्वारा ही NM को पता चलता है ना गर्भवती महिलाएं कहाँ हैं। और हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एक NRC खुला हुआ है जहाँ पे हम लोग अपने केंद्र के जो कुपोषित बच्चे हैं उनको वहाँ एडमिट करवाते हैं। तो वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य सुविधा है सरकारी हॉस्पिटल से उन्हें दी जाती है और उसके साथ उन्हें कुछ राशि भी दी जाती है, ताकि व्यक्ति, मान लीजिए कोई कार्य करता है तो वो अपने कार्य का नुकसान करके बच्चे को लेके नहीं जाता, तो इसलिए उन्हें कुछ प्रोत्साहित राशि भी दी जाती है। और सहायिका का कार्य है तो वो हमारे केंद्र संचालन में हमारा सहयोग करती हैं सहायिकाएँ। घर से बच्चों को लाना, उनको व्यवस्थित घर तक छोड़ना और जो आंगनवाड़ी केंद्र की साफ सफाई, सज्जा, ये सब व्यवस्था सहायिका के अंदर में आता है ये सारा कार्य। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जहाँ लोकल लेवल पर एडमिटेशन का सहयोग करती है, लोकल जनप्रतिनिधियों के साथ में काम करती है, लेकिन कहीं पे देखा जाता है नारी सशक्तिकरण के लिए भी काम करती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रहती है जो नारी सशक्तिकरण के लिए की जाती है? जी हाँ, देखिए पूरा महिला विकास नारी सशक्तिकरण पर टिका हुआ है। तो हमारे द्वारा मतलब एक 1 स्टॉप सेंटर, एक सरकार की अच्छी पहल की गई है अपने, जैसे हमारे नागदा में है, महाराष्ट्र मंडल के पीछे 1 स्टॉप सेंटर चलता है। अगर कोई महिला ज़्यादा शोषित है, उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है या उसे रात को मार पीट के घर वालों ने बाहर निकाल दिया, अब वो महिला कहाँ जाएगी? मान लीजिए उसको बाहर निकाल दिया, अगर उस महिला के साथ कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो हम वार्ड स्तर पे भी महिलाओं को समझाइश देते हैं कि भैया आपके साथ कुछ घटना हो रही है तो आप 1 स्टॉप सेंटर जाइए, जहाँ आपको पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, सारी सहायता, जब तक आप उनकी निगरानी में रहेंगे वो पूरी व्यवस्था करेंगे। वो आपके, मान लीजिए घर में कुछ हुआ तो समझाइश द्वारा भी आपका मैटर सॉल्व करते हैं। और ये बहुत अच्छा है, वहाँ पे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है। और मेन बात ये है 24 घंटे खुला रहता है, आप आधी रात को भी जाइए तो आपको वहाँ पे सुविधा मिलेगी। ये महिलाओं को अधिक से अधिक जानकारी और होना चाहिए, हम इस अपने स्तर पे तो बताते ही हैं। और एक शौर्य दल बनाए हमारे, मतलब जैसे मैं वार्ड 22 की हूँ तो वार्ड 22 में कुछ महिलाओं का हमने शौर्य दल बनाया। मान लीजिए कि कोई लड़की है और वो पीड़ित है, उसके घर में ही उसके साथ कुछ हिंसा हो रही है, वो बोल नहीं पा रही है और वो हम देख रहे हैं कि हाँ उस लड़की के साथ कुछ हिंसा हो रही है, तो हमको, अगर मैं अकेली महिला जाके बोलूँगी तो कोई नहीं सुनेगा, और एक हम संगठन दल के रूप में जाएंगे तो उनकी बात वो लोग सुनेंगे। इसलिए हम लोगों ने एक शौर्य दल बनाया है
शौर्य दल जाके उनको समझाइश देता है। कोई व्यक्ति जैसे ड्रिंक करके अपनी पत्नी को मार रहा है तो उसकी हेल्प करते हैं। कहीं लड़कियों से छेड़छाड़ हुई तो उनको समझाया जाता है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और शौर्य दल का काम जैसे अभी मतदान था तो शौर्य दल घर घर जाकर अपील भी कर सकते हैं कि आप लोग अपने मत का प्रयोग करिए। और शौर्य दल पौधे बारिश में पौधारोपण भी करता है। आंगनवाड़ी से जो हम लोग रैली वगैरह निकालते, पोषण माह चलता है हमारा, स्तनपान सप्ताह चलता है 1 से 8 अगस्त, पोषण माह 1 सितंबर से पूरा महीना चलता है। उसमें भी हम शौर्य दल की हेल्प लेते हैं। वो लोग आते हैं, हमें जो THR दिया जाता है उससे हम क्या करते हैं, व्यंजन प्रतियोगिता आयोजन करते हैं। पूरा मतलब स्टॉल लगाया जाता है। जो महिला उस THR को नहीं ले जाती उन्हें हम लोग बोलते हैं कि देखिए ये व्यंजन सब THR से बना है तो आप अपने बच्चों को खिलाइए। उन्हें अंकुरित अनाज मतलब पोषण के बारे में जानकारी देते हैं। उसमें शौर्य दल की महिलाएं भी हमारा बहुत सहयोग करती है। और स्वास्थ्य विभाग से भी सहयोग होता है, वहाँ भी जो लगते हैं स्टॉल उसमें भी हम लोग जाते हैं स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम। जैसे कि देखा ही जाता है कि कोई सा भी अगर सरकारी कार्यालय या फिर कोई भी सरकारी दफ्तर रहता है तो उसमें जन सहयोग की भावना रहती है और जन सहयोग की भावना से हर कार्य सफल होते हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जन सहयोग मिलता है, क्या कोई ऐसी योजना है या फिर किस प्रकार से लाभ लेते हैं? हाँ, ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व में थे उन्होंने एक योजना चालू की थी कि आप अपनी स्वेच्छा से आंगनवाड़ी में चाहे, क्योंकि आंगनवाड़ी भी आपका एक परिवार ही है। हम लोग आपसे जुड़े हैं, आपके वार्ड के लोग हैं, आपके ही बच्चे हमारे केंद्र में आ रहे हैं। आप है ना हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा केंद्र पे जाए तो उसको सब सुविधा होनी चाहिए। सरकार का दायित्व तो है लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व है, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में ही हैं। तो हम अपने जो लोग हैं वार्डवासी उनसे थोड़ा सहयोग लेते हैं और लोग करते हैं सहयोग, अपेक्षा रखते हैं तो वो पूरा करते भी हैं जन सहयोग से। अब जैसे मेरी आंगनवाड़ी है, मैंने जन सहयोग से मैंने बोला ठंड का दिन है, मुझे चेयर की व्यवस्था मिले तो बच्चे नीचे ना बैठे, तो लोगों ने सहयोग करा तो हमने वार्ड में चेयर करी। आप आए, अगर मैं आपको नीचे बैठाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा, क्योंकि हमें सरकार द्वारा सिर्फ 1 टेबल 2 चेयर दिए, वो भी अब शायद इस अवस्था में नहीं है कि मैं आपको बैठा सकूं उस चेयर पे। तो हम उन लोगों से सहयोग करते हैं कि भैया आप लोगों का केंद्र है, ये आंगनवाड़ी आपका ही है, आप अपना समझे इसमें सहयोग है। आपने चेयर दी, आपने जो भी बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा के लिए जो भी चीज़ें दी वो आप लोगों में ही यूज़ हो रही है। अब आप गर्मी का दिन है, हमारे पास पंखा नहीं है, तो आपके बच्चे आएंगे तो अगर पंखा हमें उपलब्ध होगा तो हम बाकायदा उसका उपयोग आपके ही बच्चे करेंगे, आपके घर की महिलाएं ही करेंगी। हम तो करेंगे, आप लोग भी करेंगे। तो मैं ये भी अपील करती हूँ कि लोग ये ना सोचे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने लिए मांग रहे, अपना तो कुछ नहीं है, हमारी तो ड्यूटी है, हम बिना पंखे के भी कर लेंगे, लेकिन आप लोग आएंगे, आप लोगों को सुविधा लगेगी, ये अपना केंद्र व्यवस्थित रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं लोगों से अपील करती हूँ कि आप करिए आंगनवाड़ी में सहयोग। मान लीजिए किसी के बच्चे का जन्मदिन है तो आप घर पे तो मनाते ही हैं परिवार के बीच में, ये भी आपका परिवार है, ये बच्चे भी आपके अड़ोस पड़ोस से आए तो आप यहाँ आके अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कीजिए, हमें भी खुशी होगी, हमारी तरफ से जो होता है हम करते हैं, आप भी करिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब लोग करते हैं, इसके लिए लोगों का धन्यवाद भी देती हूँ। जो लोग कुछ सक्षम लोग हैं वो आंगनवाड़ी को गोद लेते हैं, तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करते हैं कि आपकी आंगनवाड़ी में किस चीज़ की कमी है, फिर उनके द्वारा बताया जाता है कि हमें वाटर फिल्टर चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो लोग फिर अवेलेबल करा देते हैं। देखा जाता है कि बच्चे जो रहते हैं नियमित आंगनवाड़ी के अंदर आते हैं, कहीं पे बच्चों की संख्या कम रहती है, कहीं पे ज़्यादा रहती है, तो क्या एक मूलभूत सुविधाएं रहती है बच्चों को जो एक आंगनवाड़ी के अंदर दी जाती है? जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें स्वास्थ्य, पोषण और इसकी शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। जो रोज़ केंद्र पे आते हैं उन्हें रोज़ भोजन दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है और उन्हें शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। मतलब खेल खेल में वो कैसे सीखे वो सिखाया जाता है बच्चों को। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के किस प्रकार से चयन होता है उसको भी समझा, किस प्रकार से चुनौतियाँ रहती है और किस प्रकार से सभी विभागों को काम करते हैं वो भी है। अब अंतिम प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कितना वेतन मिलता है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को? वेतन तो नहीं, हम तो मानदेय कर्मी हैं, हम जो कार्य करते हैं उसका हमें मानदेय मिलता है। पर अभी हमें 13,000 कार्यकर्ता को और 6,500 सहायिका को, लेकिन विडम्बना ये है कि सरकार द्वारा ये भी राशि समय पर नहीं दी जा रही है। ये मतलब थोड़ा सा इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए कि समय पे मानदेय दे। मानदेय तो वैसे कम है
जो होना चाहिए कार्य आपने खुद ने देखे कितने कार्य हम लोग कर रहे हैं, उसके अनुसार मानदेय तो कम है, लेकिन वो भी समय पे ना मिले तो महिलाएं हैं, अधिकतर सब महिलाएं हैं इसमें, तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। मान लीजिए कोई महिला पूरी तरह आंगनवाड़ी केंद्र पर निर्भर है, 2 महीने 3 महीने उसे सैलरी नहीं दी जाएगी तो वो महिला कैसे अपना पालन पोषण करेगी। ये चीज़ थोड़ा सा विडम्बना है हमारे साथ। तो सरकार से हम बोलते हैं कि हमें कार्य तो हम करेंगे, कार्य करने का हमें नहीं मना है, कार्य तो हमसे सरकार ले रही है और हम कर भी रहे, लेकिन समय पे मानदेय भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अंदर चयन रहता है, किस प्रकार से उनका कार्य रहता है, क्या उनका वेतन रहता है। इस पूरे कार्यक्रम के सार के अंदर मैं सरकार से और जनमानस से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर सरकारी तंत्र अगर कहीं पर कमज़ोर रहता है तो हम जन सहयोग के माध्यम से भी उसको मजबूत बनाने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके क्षेत्र के अंदर आंगनवाड़ी है तो आप उसको अपनी आंगनवाड़ी समझें और उसमें हर जन सहयोग से कार्य करें, क्योंकि सुरक्षित भविष्य के लिए ये एक नींव है जो एक कारगर साबित होगी। साथ ही मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो एक मेन जो कड़ी है, जिस प्रकार के सरकारी तंत्र अगर हम कहा जाए कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार से महिला एवं बाल विकास सारे विभागों के साथ में कॉम्बिनेशन करके सरकारी तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। इसके लिए मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि जो पूर्व के अंदर जो निर्धारित जो शर्त महिला एवं बाल विकास के लिए है, उन्हें नियमित रूप से महिला एवं बाल विकास को प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का विकास होगा और जिस प्रकार से देश का विकास होगा और भारत जो है विश्व प्रसिद्धि की ओर अपनी ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद।